2022 खत्म हो चुका है, लेकिन बीते साल सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर मौजूदा साल में भी शायद पड़ेगा। जैसे 7 एग्री कमोडिटी वायदा का बैन 1 साल के लिए और बढ़ाया गया, एमसीएक्स पर कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट का ना होना, इसका क्या होगा बाजार पे असर, और जो एक्सपोर्ट बैन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो गेहूं है या आटा है या चीनी के एक्सपोर्ट्स पे जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सबका 2023 में क्या निकाल है। हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और इंडिपेंडेंट एग्री पॉलिसी एनालिस्ट इंद्रशेखर सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। विजय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह से सबसे पहले तो ऑन ग्राउंड जिस तरह की नीतियां रही, चाहे वो गेहूं बैन करना था या उसके बाद गेहूं के प्रोडक्ट्स में यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, चीनी पे एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, आप पहले तो ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कैसे देखते हैं? मनीषा जी, सबसे पहले आपको नए साल की बधाई। आपको भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, जहां तक बात है सरकार की जो पॉलिसी है एक्सपोर्ट बैन को लेके है और उसके बाद फिर वायदा कारोबार के ऊपर बैन लगाने की बात है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें मार्केट लिंक्ड हैं और इससे एक बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सरकार को शायद अभी भी हिंदुस्तान के प्रोडक्शन सिस्टम पे या उसके फोरकास्टिंग सिस्टम पे पूरा भरोसा नहीं है कि जो क्लेम किया जा रहा है बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स वो वास्तव में होगा। क्योंकि अगर उसकी रिलायबिलिटी होती और सरकार को ये पता होता कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोडक्शन एस्टिमेट्स दिए हैं वो खरे उतरेंगे, तो इस तरह के बैन की और रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं थी। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम में जो एक्सपोर्टर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उस सिस्टम को मॉनिटरिंग से दूर रखा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमने देखा था गेहूं के रेट बढ़े थे और भारत में रेट उस समय 20-22 थे, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 से 45 रुपए थे। तो वहां पे मुझे लगता है बैन करने की जगह सरकार को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स करना चाहिए था, ताकि व्यापार चलता रहे और किसानों की और देश की आमदनी होती रहे। और जो जैसे हमने इसमें क्रूड में किया था कि विंडफॉल गेन टैक्स, आप एक्सपोर्टर्स पे विंडफॉल गेन टैक्स लगा सकते थे, लेकिन ट्रेड को रोकना एक बहुत डिसरप्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि दोबारा ट्रेड शुरू करना, दोबारा व्यापारियों को बाजार जाना, कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेना, ये हरकुलियन टास्क हो जाता है और इससे देश की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन में आती है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है कि हिंदुस्तान को हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना है, खासकर एग्रीकल्चर में, ताकि किसानों को अच्छा रेट मिले, इस तरह के जो डिसरप्शंस होते हैं ये कॉन्फिडेंस शेक करते हैं। और मुझे लगता है सरकार को इस पे गहन चिंतन करके एक अल्टरनेट स्ट्रेटेजी पे काम करने की जरूरत। वेल एब्सोल्युटली, क्योंकि बंद करने से कुछ नहीं होता, बंद स्टार्ट करने से, वो स्टार्ट एंड पॉज में बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी चली जाती है। इंद्रशेखर जी, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं थी, जहां तक इंपोर्ट्स की बात है, यहाँ पर भी हमने देखा है कि ड्यूटी फ्री को एक्सटेंशन मिला है, चाहे वो दालें हैं या खाने के तेल। जी मनीषा जी, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको और सारे के सारे जो दर्शक जो देख रहे हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि भारत सरकार में कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, लेकिन भारत की जो कृषि नीति है एक प्रकार की दो नाव की सवारी कर रही है। एक तरफ हम लोग कहते हैं हमें मार्केट लिबरलाइजेशन चाहिए, एक तरफ हम लोग कहते हैं हमें फ्री मार्केट चाहिए। फिर जब वो मौका आता है फ्री मार्केट में भारतीय किसानों को आगे बढ़ने का, तो हम लोग जो है एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। और जिस समय हमारे देश में मतलब ऑयल सीड्स और दाल के लिए हमें एमएसपी के साथ स्पेशल बोनस देना चाहिए, उस समय हम लोग ड्यूटी खोल रहे हैं। तो ये एक समझिए दो नाव की सवारी एक बार में करना है ना। इसमें भारतीय किसानों का फायदा है, ना इसमें भारतीय जो लोग खाना खाते हैं उनका फायदा है। फायदा इसमें कुछ चंद लोगों का है जो इस पूरी प्रणाली से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और मैं इसमें आपका जो है ध्यान जो है दाल स्कैम के बारे में ले जाना चाहूंगा। तो 2015 में जो हुआ था, मोदी सरकार के 1 साल हुए थे, उस समय चंद कंपनियों ने भारत के उस समय के जो कानून थे उनको उनका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा धूल झोंकी किसानों के ऊपर और देश के ऊपर। दाल का दाम 200, तूर दाल का दाम 200 रुपए से ज्यादा बढ़ गया था। तो देखिए, ये वही सारी चीजें जिनको किया जाए। फिर भारत सरकार ने कृषि कानून लाए जिसमें बड़ी मार्केट लिबरलाइजेशन की बात करी, बोला कि नहीं हम सब चीज खोल देंगे, एसेंशियल कमोडिटीज खोल देंगे। और उसी कानून को वापस लेने के बाद आप देखिए अगले साल ही इन्हें एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा। तो ये कुछ एक बहुत ही ज्यादा पेचीदी सिचुएशन है जिससे भारत डील कर रहा है। एक तरफ हमारे पास जो किसानों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब है लैंड सीलिंग है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आप खुल के नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार की हर बार ये कोशिश रहती है कि मार्केट फ्री मार्केट हो, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हो। तो
ये जो है किसानों के लिए नहीं ठीक होगा। एक तरफ आप कमोडिटी ट्रेडिंग बैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फ्री मार्केट को कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी चीज हो रही है भारत जी हाँ, के साथ। इसमें डिटेल में आएंगे, लेकिन विजय जी ये जो सारी चीजों के बारे में हमने बात करी, इंडिया इसमें इकलौता नहीं था। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी सेल्फ प्रोटेक्टिव नीतियां हमने बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से भी आते हुए देखी। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, कोविड के समय में लॉकडाउन था, ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, तो हर कंट्री जैसा नेशन फर्स्ट के अप्रोच पे था। और इसका कारण ये रहा कि इतनी अनसर्टेनिटी थी कि बहुत सारी दुनिया, अगर आप हिंदुस्तान को छोड़ दें, इवन चाइना, यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज, इवन डेवलप्ड नेशंस, ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास इतनी वाइड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और वो सब चीजें इन हाउस पैदा करे। जी, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पे बहुत निर्भरता थी। और कोविड ने उस सिचुएशन को एक्सपोज कर दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड इज फुल ऑफ रिस्क। अगर कोविड जैसे हालात होते हैं, आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हर देश को ये बात समझ में आ गई। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, कम से कम फूड सिक्योरिटी में वो कम होता जाएगा। हर कंट्री कोशिश करेगा कि अपने यहाँ पे एनफ प्रोडक्शन किया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी, मिनिमम फूड सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाए। जी, एक बात ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिचुएशन में स्थिति थोड़ी सी विचित्र हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ कमोडिटीज, खासकर कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम व्हीट, राइस, मक्का, शुगर बोलते हैं, हमारे यहाँ ये सरप्लस है। और दूसरी तरफ एडिबल ऑयल एंड प्रोटीन हमारे यहाँ शॉर्टेज में। इन स्थिति को देखते हुए एक तो बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है ताकि देश की फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकें। लेकिन वहां पे चैलेंज दूसरा आता है, एक तरफ हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की जी, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं मोर इनकम फॉर फार्मर्स। अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ पे सरकार को वर्केबल कॉम्प्रोमाइज पे काम करना होगा, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सब्सिडी और थोड़ा कस्टम ड्यूटी, इस कॉम्बिनेशन को साथ में रख के अगर हम चलेंगे तो किसानों की आमदनी भी रहेगी और फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो है पॉलिटिकल डिस्क्रिशन। जी, उसको हमें एड्रेस करना होगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि उदाहरण के लिए कि अगर गेहूं के रेट 25 रुपए क्रॉस करेंगे तो हम ये कदम उठाएंगे, 30 रुपए क्रॉस करेंगे तो हम ये कदम उठाएंगे। अगर एक ट्रांसपेरेंट इंटरवेंशन पता रहे तो व्यापार भी सजग रहेगा, किसान को भी पता रहेगा, इंपोर्टर को भी पता रहेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जी, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल डिस्क्रिशन होता है, इससे जो हम बिजनेस वर्ल्ड में बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट घटता है, जी। ट्रेड रिलेशन खराब होते हैं और उससे ना तो